अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के 2023 के KMU पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि BSN 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को जो है वो पेपर आया था और उसी पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि पोस्ट RN स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपके एग्ज़ाम में जो है, जो आने वाला एग्ज़ाम है, जो कि अभी 26 फरवरी या 28 फरवरी से जो है स्टार्ट होने वाली है, तो उस एग्ज़ाम में जो है इस पेपर से MCQs के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने जो है इस पेपर को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है, MCQs को जो है आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझकर याद करना है, क्योंकि ये आप लोगों के साथ एक मौका है जो कि मैं आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूं अपने पेपर्स को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करने के लिए। सो इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग उस पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम एपिडेमियोलॉजी 2023 के KMU पेपर डिस्कशन की पार्ट 2 को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन पेपर को डिस्कस करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए पेपर्स जो दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर्स है, ठीक है, तो उसकी नोटिफिकेशन भी फिर आप स्टूडेंट्स को टाइम पर मिलती रहे और उससे भी आप स्टूडेंट जो है फ़ायदा उठाते रहें। तो अपने MCQs डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने इस MCQs डिस्कशन के पार्ट 1 में 33 MCQs जो है डिस्कस कर लिए थे। आज हम MCQs नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो MCQs नंबर 4 में कहते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट आर डन फॉर, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम किस मकसद के लिए करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम 2 तरह के टेस्ट करते हैं, एक हमारे साथ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, दूसरा हमारे साथ डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट हम सिर्फ इस मकसद के लिए करते हैं कि हमें पेशेंट के हवाले से जो डाउट्स होते हैं, जो शक व शुबात होते हैं कि हमारे पेशेंट को ये बीमारी हो सकती है, तो उस बीमारी को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जिससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हमने जो बीमारी के बारे में सोचा था तो आया वही बीमारी इनको हुई है या नहीं हुई, या ये बंदा जो है पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव है, इनमें किसी किस्म की बीमारी मौजूद नहीं है। तो इस बात को जानने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। जबकि जब हमारे पास एक पेशेंट में बीमारी डिजीज़ जो है वो क्या हो जाती है, वो आइडेंटिफाई हो जाती है, स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए हमें रिज़ल्ट पॉजिटिव मिल जाता है, तो फिर इस बीमारी के जो काजेज़ है उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए हम उस डिज़ीज़ के जो काजेज़ है, ठीक है, जो एटियोलॉजी है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट आर डन फॉर व्हाट, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम किस चीज़ के लिए करते हैं, तो आप सब दोस्तों को जो है अब पता होना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें सिम्टोमेटिक, मतलब हमें सिम्टम्स का पता चले, ठीक है, कि इनको जो बीमारी हुई है, ठीक है, तो उस बीमारी की वजह से इनमें क्या क्या चेंजेस जो है वो रोनुमा हुई है, ठीक है, वो वाक़या हो चुकी है और किस वजह से ये बीमारी जो है इनको काज हुई है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ये हम सिम्टोमेटिक्स करते हैं, ठीक है, मतलब सिम्टम्स को जानने के लिए, ठीक है। साइंस सिम्टम में क्या फ़र्क होता है, सिम्टम्स जो है ये आप बॉडी के जो फंक्शंस वगैरह है उसको आप देखकर क्या करते हैं, सिम्टम जो है आपको पता चलता है, जबकि साइन जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, साइन जो है आपको बज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं, जैसे स्किन कलर का चेंज हो जाना, ठीक है, जैसे कि स्किन कलर का रेड हो जाना, जैसे कि आई कलर का येलोविश हो जाना, ठीक है, ये आपके पास साइन होते हैं, ठीक है। जबकि सिम्टम से मुराद ये है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहे होते, जो कि आप लोगों ने उसकी क्या करनी होती है, टेस्ट
टेस्ट करने होते हैं, तो ये क्या है, सिम्प्टोमेटिक हो गए। सही है, तो ऑप्शन ए आपके पास इसमें सही आएगा। 35 में कहते हैं कि टाइम इज नेसेसरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट हैज़ नो यूनिट। कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सा पैरामीटर है जिसमें हम टाइम के हवाले से बात करते हैं और उसकी जो है कोई यूनिट नहीं है। तो ऑलरेडी हमारे पास जो बेसिक पैरामीटर है वो 3 है, जिसमें एक आपके पास रेशो है, एक रेट है और एक प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी टाइम की बात आती है तो टाइम हम किस पैरामीटर में मेंशन करते हैं, टाइम जो है ये हम रेट्स में इसको मेंशन करते हैं। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। 36 में कहते हैं नंबर ऑफ स्टिल बर्थ ओवर नंबर ऑफ लाइव बर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ स्टिल बर्थ ओवर नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है, तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ यूनिट नंबर 4 में आई थिंक बताया था कि हमारे साथ रेट, रेशो और प्रोपोर्शन ये आपको जानना, इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रेशो के हवाले से मैंने आपको बताया था कि रेशो जो है ये आपके पास क्या होती है, नंबर डिवाइडेड बाय, मतलब वन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अनदर इज कॉल्ड रेशो। सो ये जो क्वांटिटीज़ होते हैं ये मतलब सेम पॉपुलेशन से भी आप जो है नॉमिनेटर पार्ट हो सकता है और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा MCQs 36 में, तो वो ऑप्शन बी आएगा, जो कि क्या है, रेशो है। MCQs 37 में कहते हैं कि न्यूमरेटर इज नॉट पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। मतलब वो कौन सा पैरामीटर है जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता। कॉमुलेटिव इंसिडेंस, इंसिडेंस डेंसिटी, रेशो या रेट। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या आएगा MCQs नंबर 7 में, तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी आएगा, जो कि क्या है, रेशो है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि रेशो में आपके पास न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन का पार्ट नहीं होता, पॉपुलेशन का सब ग्रुप या सब पार्ट जो है वो नहीं होता। तो ऑप्शन सी आपके पास इसमें सही आएगा। सही है, MCQs 38 की तरफ आ जाते हैं। कहते हैं टेम्पोरल एसोसिएशन में लीड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं कि मंजिल में से कौन सा हमारे साथ स्टडी है जिसमें हम टेम्पोरल एसोसिएशन, मतलब टेम्पररी एसोसिएशन के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। सिंपल रिलेशनशिप, कॉजल रिलेशनशिप, प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप या को रिलेशनशिप। सो को रिलेशनशिप में आपके पास जो है कॉजल रिलेशनशिप भी आ जाती है, ठीक है, और प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप भी आ जाती है। तो MCQs 38 में आपके पास ऑप्शन डी आएगा, को रिलेशन। ठीक है, जिसमें एसोसिएशन, किसी भी किस्म के एसोसिएशन रिलेशनशिप के बारे में बात होती है। MCQs 39, व्हाट डज इमिग्रेशन ऑफ सिक पीपल डू विथ प्रिवलेंस। ठीक है, कहते हैं कि जब सिक पीपल इमिग्रेशन करते हैं तो इससे प्रिवलेंस पर क्या असर पड़ता है। प्रिवलेंस जो है वो इंक्रीज होती है, वो डिक्रीज होती है, वो स्टेबल रहती है या उसमें थोड़ी सी इंक्रीज आती है। तो MCQs 39 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या है, ऑप्शन ए है, इंक्रीज होगी प्रिवलेंस। ठीक है, MCQs 40, प्रिवलेंस इज़ यूज़फुल फॉर मैयरिंग। प्रिवलेंस जो है किस चीज़ के लिए जो है फ़ायदेमंद है, किस चीज़ को मैयर करने के लिए प्रिवलेंस जो है ये फ़ायदेमंद है। प्रिवलेंस किसे कहते हैं, प्रिवलेंस से मुराद ये है द नंबर ऑफ एग्जिस्ट केसेस इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन में पहले से जो केसेस मौजूद होते हैं, आपके स्टडी करने से पहले जो केसेस मौजूद होते हैं, ठीक है, लोग पहले से बीमारियों का शिकार हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिवलेंस कहते हैं। तो प्रिवलेंस किस चीज़ को मैयर करने के लिए फ़ायदेमंद है, बर्डन ऑफ डिजीज़ बर्डन को मैयर करने के लिए, या टेम्पोरल एसोसिएशन, या फॉर डिजीज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, या इटियोलॉजिकल एसोसिएशन। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs में आपके साथ ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए मतलब डिजीज़ बर्डन को मैयर करने के लिए प्रेवलेंस ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हमें पता चलता है कि किसी कम्युनिटी, किसी पॉपुलेशन में कितने लोग जो है वो ऑलरेडी बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं।
41 में कहते हैं व्हेन रिलेटिव रिस्क इज लेस देन 1 इट इंडिकेट। सो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान बताया था कि रिलेटिव रिस्क जो है ये आपके पास 3 तरह की रिलेशनशिप शो करती है। अगर रिलेटिव रिस्क जो है ये आपके पास 1 से कम हो तो ये आपके पास किस तरह की एसोसिएशन आएगी, ये आपके पास नेगेटिव एसोसिएशन में आएंगी, ठीक है, नेगेटिव एसोसिएशन में आएंगी। नेगेटिव से मुराद पॉजिटिव एसोसिएशन में आएंगी, मतलब डिजीज़ के जो चांसेस है वो बढ़ेंगे, ठीक है। अगर रिलेटिव रिस्क जो है ये आपके पास क्या हो, ये आपके पास 1 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, 1 से ज़्यादा आ जाए। सॉरी, यहाँ पर मैंने ये सिंबल जो है गलत किए हैं। अगर रिलेटिव रिस्क आपके पास क्या हो, लेस हो 1 से, ठीक है, 1 से लेस हो तो फिर आपके पास ये क्या होगी, आपके पास ये नेगेटिव आएंगी, सही है, मतलब डिजीज़ जो है इसमें क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, सही है। इसी तरह से अगर रिलेटिव रिस्क जो है ये आपके पास क्या हो, ये ज़्यादा हो, किससे, 1 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो आपके पास ये क्या होगी, आपके पास, सॉरी अभी भी मैंने गलत इसको क्या किया, गलत मैंने इसको डिफ़ाइन किया। अगर रिलेटिव रिस्क आपके पास क्या हो, रिलेटिव रिस्क जो है अगर आपके पास वो कैसे आ जाए, अगर वो आपके पास कम हो, लेस देन 1 हो, ठीक है, तो इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा, MCQs 41 को देखे ज़रा। MCQs 41 में क्या कहते हैं, अगर 1 से कम आ जाए रिलेटिव रिस्क तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ये प्रोटेक्टिव एसोसिएशन है, ठीक है, मतलब नेगेटिव एसोसिएशन है, मतलब डिजीज़ के बढ़ने के चांसेस जो है वो नहीं है। लेकिन अगर रिलेटिव रिस्क जो है वो आपके पास क्या आ जाए, ये ज़्यादा आ जाए 1 से, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ पॉजिटिव एसोसिएशन है, मतलब बीमारी के फैलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर रिलेटिव रिस्क जो है ये आपके पास क्या हो, ये 1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे साथ किसी किस्म की एसोसिएशन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास MCQs 41 में ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये क्या है, प्रोटेक्टिव एसोसिएशन आपके पास करेक्ट है। 42 में कहते हैं ओड रेशियो ऑफ 5 कैन बी इंटरप्रेटेड एज, ठीक है, कहते हैं कि हमारे साथ 5 जो है इसकी ओड रेशो को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ओड रेशो को, ठीक है। तो 42 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, द पर्सन इज़ लाइकली टू डेवलप डिजीज़ 5 टाइम मोर देन, या द केस वाज एक्सपोज 5 टाइम मोर टू रिस्क फैक्टर देन नॉन डिजीज़, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें सही आएगा। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी आसान अल्फाज में अपने जो नए फ्रेश कोर्स है, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी का, उसमें काफ़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है। अगर आप उसको अभी भी देख लेते हैं तो इंशाल्लाह पेपर जो है आपके लिए पानी की तरह आसान हो जाएगी। MCQs 43 डेमोग्राफी इज़ द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ वर्ड। डेमोग्राफी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जाहिर बात है पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो ऑप्शन बी आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा MCQs 43 में, सही है। 44 में कहते हैं ब्रॉड बेस ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट। सो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ एक पॉपुलेशन पिरामिड होता है, ठीक है, ये मिसाल के तौर पर मैं एक पिरामिड बना रहा हूँ। सो अगर इस पिरामिड का जो बेस है, नीचे वाला जो हिस्सा है, अगर ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ नंबर ऑफ बर्थ रेट क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, बर्थ रेट जो है ये बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अगर आपके पास ये बेस जो है ये क्या हो रहा हो, कंट्रैक्ट हो रहा हो, मतलब श्रिंक हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपके पास पिरामिड का जो टिप है, ठीक है, अगर टिप जो है ये बहुत ज़्यादा नेरो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो डेथ रेट है ये बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। क्योंकि डेथ रेट बहुत ज़्यादा है ना, डेथ रेट के ज़्यादा होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा तादाद में मर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो ये एक बेसिक पैटर्न जो है मैंने आप लोगों को समझाया था लेक्चर्स के दौरान। सो अगर आपको याद हो तो इंशाल्लाह MCQs में आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा।
सो इसमें आपके पास कौन सा करेक्ट आएगा? द पीपल हैव लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या द कंट्री हैज़ हाई ग्रोथ रेट, या द परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन इज़ हाई। तो ऑप्शन सी आपके साथ करेक्ट आएगा। जाहिर बात है जब बर्थ रेट ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो मतलब ये है कि जो यंग पीपल है, यंग पॉपुलेशन है, उनकी जो कंसंट्रेशन है, परसेंटेज है, वो बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास क्या आएगा? करेक्ट आएगा MCQs 44 में। सो इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद देखें तो ज़ाहिरी बात है अभी जो डायग्राम मैंने आपको बताया था और उसके अगर टिप को देखें तो टिप हमारे साथ क्या था? लो था, मतलब नैरो था, जिसका मतलब मैंने आपको बताया कि डेथ रेट हाई है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? शॉर्ट है। तो ये भी इसका मतलब आप ले सकते हैं। और इससे मैंने आपको बताया कि बर्थ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाईली ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस वजह से यहाँ पर फिर आप जो है ऑप्शन डी जो है ये आप क्या करेंगे? मार्क करेंगे। तो ऑप्शन डी आपके पास यहाँ पर क्या है? ठीक है, ठीक है। MCQs 45 की तरफ आ जाते हैं। कहते हैं कि स्टेबल पिरामिड शो दैट, हमारे साथ जो स्टेबल पिरामिड होता है जिसमें हमारे साथ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी क्या होती है? स्टेबल होती है। लोग जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और बर्थ रेट जो है वो भी क्या होता है? नॉर्मल होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेबल पिरामिड कहते हैं। तो स्टेबल पिरामिड में क्या होता है? बर्थ रेट हैज़ फॉलन, बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज होती है, या देयर इज ट्रेंड of family planning, या most of the people are in their old age, या both A B। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQ नंबर 545 में क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। क्यों? क्योंकि जब पिरामिड स्टेबल हो जाता है तो स्टेबल होने की वजह से बर्थ रेट जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। लोग फैमिली प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से ऑप्शन बी ऑलरेडी आपको बताया है कि लोग फैमिली प्लानिंग ट्रेंड को स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन डी आपके पास इसमें क्या है? आपके साथ इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट आता है। ये बहुत टेक्निकल MCQs है। अगर इसको आप सही तरीके से समझेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला आप लोगों को नहीं होगा। 46 में कहते हैं रिलेटिव रिस्क ऑफ 5 फॉर स्मोकिंग एंड लंग कैंसर कैन बी इंटरप्रेटेड। कहते हैं कि हमारे साथ रिलेटिव रिस्क जो है वो 5 है, ठीक है, स्मोकिंग और लंग कैंसर के लिए। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इससे हम कैसे नतीजा अखज़ करेंगे? Smoker are 5 times more at risk to develop lung cancer as compared to non-smoker। तो इसमें आपके पास MCQ 46 में कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट आएगा कि वो लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं तो उनको 5 गुना ज़्यादा ख़तरा होता है लंग कैंसर के डेवलप्ड होने का बनिस्बत उन लोगों के जो कि स्मोकिंग नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या है? करेक्ट है। 47 में कहता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन रेफर टू विच वन अमंग द फॉलोइंग। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि स्टार्ट मतलब ये है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन ये हमारे साथ एक टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें वक्त के साथ साथ जो हमारा डेमोग्राफी होती है उसमें क्या होती है? चेंजेस होती रहती है, उसमें चेंजेस आती रहती है। तो इसको हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन कहते हैं। सो द चेंज इज बर्थ डिफेक्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, या अ चेंज इन लेवल ऑफ डायबिटीज़ ओवर वेट एडल्ट, द चेंजिंग प्रेवलेंस ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी, या द चेंज ऑफ मोर्टेलिटी फ्राम इन्फेक्शियस डिजीज़ टू डीजेनरेटिव डिजीज़। तो ऑप्शन डी आपके पास MCQ 47 में क्या आएगा? करेक्ट आएगा। मतलब यह है कि पहले ज़माने में लोगों की जो अमवात होती थी तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से होती थी। मतलब एक बीमारी ऐसी होती थी जो कि एक बंदे को लग जाती थी और वो पूरी कम्युनिटी में फैल जाती थी और उसका कोई ख़ास इलाज नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मरते थे। टाइम के साथ साथ जब इम्प्रूवमेंट होती रही, जब एडवांसमेंट होती गई, ठीक है, हेल्थ सिस्टम में, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए और डीजेनरेटिव डिजीज़ जो है वो पैदा हो गए, ठीक है। और डीजेनरेटिव डिजीज़ की वजह से लोग फिर क्या करते थे? उनकी अमवात हुआ करती थी, ठीक है, जो कि हमारे साथ क्या हुआ करती थी? जेनेटिक डिजीज़ हुआ करती थी, ठीक है, या कोई ऐसी बीमारी हुआ करती थी जो कि दूसरे लोगों को नहीं लगती थी। तो इसको हम डीजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं। 48 में कहते हैं इन द फर्स्ट
epidemiological transition plague and epidemic was spread by which of the following bacteria। कहते हैं कि जो फर्स्ट epidemiological transition था, मतलब एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन, ये हमारे साथ फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन का नाम है, जिसमें जो प्लेग है जो कि एक एपिडेमिक डिजीज़ है, तो ये किस बैक्टीरिया की वजह से जो है ये क्या हुआ था, स्प्रेड हुआ था। यर्सीनिया पेस्टिस या कोजिला बर्निटी या बेसिलस एंथ्रेसिस एंड कॉर्नी बैक्टीरियम। तो इसमें आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन आता है MCQs 48 में? तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो आपके पास ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए। MCQs 49 मल्टीपल एक्सपोजर्स आर स्टडीड इन विच एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन या स्टडी। कहते हैं वो स्टडी जिसमें हम बहुत सारे मल्टीपल एक्सपोजर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एट अ टाइम। तो वो कौन सा है? कोहार्ट है, क्रॉस सेक्शनल है, केस कंट्रोल है या क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है MCQs 49 में, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ऑप्शन सी है, जो कि क्या है, केस कंट्रोल है, जिसमें मल्टीपल एक्सपोजर के हवाले से हम बात करते हैं और एट अ टाइम एक डिजीज़ को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। MCQs 50 एक्सपोजर एंड आउटकम कैन बी स्टडीड इन। एक्सपोजर और आउटकम ये हम किस में स्टडी करते हैं? एक्सपोजर और आउटकम के हवाले से क्रॉस सेक्शनल स्टडी, कोहार्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी या क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास इसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी आती है, ठीक है। मल्टीपल आउटकम में बी स्टडीड इन। मल्टीपल आउटकम के बारे में हम किस तरह की टाइप की स्टडी में हम क्या करते हैं, मल्टीपल आउटकम्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन, केस कंट्रोल डिज़ाइन, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन या रिट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो क्या है, प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। 52 द बेस्ट डिज़ाइन फॉर रेयर एक्सपोजर इज़। रेयर डिजीज़ को स्टडी करने के, रेयर एक्सपोजर को स्टडी करने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है? प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव है, केस कंट्रोल है या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है? तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, प्रोस्पेक्टिव आता है। 53 में कहते हैं कंट्रोल ग्रुप टू बी चूजन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर। कंट्रोल ग्रुप को चूज़ करना ये किस चीज़ के लिए डिफ़िकल्ट होता है, कैसे डिफ़िकल्ट होता है? प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट के लिए, हिस्टोरिकल कोहार्ट के लिए, केस कोहार्ट के लिए या क्रॉस सेक्शनल कोहार्ट के लिए? तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आता है? इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी आता है, केस कंट्रोल के लिए। 54 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइन में डेवलप मल्टीपल हाइपोथेसिस। कहते हैं कि वो कौन सी स्टडी है जिसमें हम मल्टीपल हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं? क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल, कोहार्ट स्टडी या रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। RCT से मुराद रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, ठीक है। ये हमारे साथ एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की एक किस्म है। सो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। 55 में कहते हैं इनिशियल सैंपल साइज में गेट रिड्यूस विद द पैसेज ऑफ टाइम इन। कहते हैं कि वो कौन सी स्टडी है जिसमें हमारे साथ जो इनिशियल सैंपल साइज है वो टाइम के साथ साथ उसमें क्या आती है, कमी वाक़या होती है। तो कोहार्ट डिज़ाइन, केस कंट्रोल डिज़ाइन, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो आपके पास क्या है MCQs 55 में? ऑप्शन ए है, कोहार्ट डिज़ाइन, ठीक है। 56 में कहते हैं ओड रेशो एंड रिलेटिव रिस्क आर कैलकुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी डिज़ाइन। तो ये हम कोहार्ट स्टडी में करते हैं ओड रेशो एंड रिलेटिव रिस्क, ठीक है। 56 में आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट आता है। इम्पोर्टेंट MCQs है, ये आपके एग्ज़ाम में हर हाल में आने वाले हैं, तो इसलिए अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में आप लोगों ने ये गिला नहीं करना कि सर आपने हमें कुछ नहीं गाइड किया था, कुछ हमें नहीं बताया था पेपर के हवाले से। टेम्पोरल एसोसिएशन कैन बी सीन इन कोहार्ट डिज़ाइन बिकॉज। हम कोहार्ट डिज़ाइन में टेम्पोरल एसोसिएशन को क्यों सीन करते हैं? तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो क्या है, द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू स्पेंड मोर टाइम विद पार्टिसिपेंट की, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो है वो मुसलसल पार्टिसिपेंट के साथ रहते हैं, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ होता है, मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से एक टेम्पोरल एसोसिएशन जो है वो क्या करते हैं, देखते हैं।
58. The main difference between cohort design and case control is that cohort design और case control study के दरमियान जो main difference है वो क्या है। तो इसमें आपके पास जो correct option आता है 58 में, तो वो क्या है, टेम्पोरल एसोसिएशन इज सीन इन कोहर्ट। टेम्पोरल एसोसिएशन ये हम कोहर्ट में क्या करते हैं, देखते हैं, जबकि केस कंट्रोल में हम नहीं देखते। सो ऑप्शन सी आपके पास सही आएगा। 59 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टडी डिज़ाइन इज स्ट्रॉन्गर टुवर्ड कॉजल एसोसिएशन। कहते हैं कि वो कौन सी स्टडी है जिसमें हम कॉजल एसोसिएशन के बारे में स्टडी करते हैं, केस कंट्रोल, कोहर्ट क्रॉस सेक्शनल या केस रिपोर्ट। तो 59 में आपके पास कोहर्ट आती है, ऑप्शन बी। 60. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक्सेप्ट। कहते हैं मंदर झेल में तमाम जो है हमारे साथ क्रॉस सेक्शनल स्टडी की क्या है, लिमिटेशन है, सिवाय एक की। सो वो एक कौन सा है जो कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी के लिमिटेशन में नहीं आता, तो वो आपके पास ऑप्शन डी है। मतलब क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है ये रेयर एक्सपोजर और रेयर आउटकम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ब्लाइंड स्टडी के हवाले से बताया था कि एक सिंगल ब्लाइंड होता है जिसमें सिर्फ पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। दूसरा आपके पास डबल ब्लाइंड है जिसमें पार्टिसिपेंट और रिसर्चर दोनों को पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो है वो आपके पास ट्रिपल ब्लाइंड है। तो ट्रिपल ब्लाइंड में क्या होता है, ठीक है, ट्रिपल ब्लाइंड का क्या मतलब है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आता है वो ये है कि इन्वेस्टिगेटर, पार्टिसिपेंट एंड केयर गिवर आर नॉट अवेयर। इसमें तीनों जो है वो अवेयर नहीं होते, ठीक है। डबल ब्लाइंड में जो है पार्टिसिपेंट और जो केयर गिवर होते हैं वो एक दूसरे से अवेयर नहीं होते, ठीक है। उनको जो है एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, उनको बेखबर रखा गया होता है। जबकि ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी में हम उन रिसर्चर्स को भी क्या कर लेते हैं, रिसर्चेस की जो पर्पसेस है उससे बिल्कुल बेखबर रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी में इन्वेस्टिगेटर, पार्टिसिपेंट और जो केयर गिवर है इन तीनों को हम क्या रखते हैं, अनअवेयर रखते हैं। 62. Public health surveillance can be described primarily as which of the following। Public health surveillance जो है ये मंजिल में से प्राइमरी किस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस ये हमारे साथ क्या है, इसका जो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन आता है MCQ 62 में, तो वो क्या है, अ मेथड टू मॉनिटर अकरेंसेस ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ये हमारे साथ एक ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हमारे पब्लिक जो है उनको हेल्थ के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम होते हैं तो उसको हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। उसको हम देखते हैं कि पब्लिक मतलब लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है सेहत के हवाले से। 63 में कहते हैं द प्राइमरी रीज़न फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पीरियोडिक सर्विलेंस समरी इज विच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं कि हम जो पीरियोडिक सर्विलेंस समरीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और तैयार करते हैं, तो इसका पहला बुनियादी मकसद क्या है, किस वजह से हम इसको करते हैं। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन बी है। इसलिए करते हैं कि प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन डिजीज़ पैटर्न, कि डिजीज़ के हवाले से हम वक्त पर लोगों को जो इदारे हैं उनको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और इसके साथ साथ सेंड टू दोज हु नीड इट टू नो, ठीक है, और उन लोगों को हम ये इंफॉर्मेशन शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। 64. Some people who do not have the disease but erroneously are declared positive by the test are termed as which of the following। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमारी नहीं होती लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उनका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास MCQ 64 में क्या आएगा, करेक्ट आएगा। 65 में कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर वाज एडमिनिस्टर्ड फॉर 400 वुमेन विद बायोप्सी प्रूवन ब्रेस्ट कैंसर टू 400 वुमेन विदाउट ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। द टेस्ट रिजल्ट वर पॉजिटिव फॉर 100 ऑफ द प्रूवन केसेस एंड 50 ऑफ द नॉर्मल वुमेन। व्हाट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो सेंसिटिविटी का जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। सेंसिटिविटी ये आपके पास क्या है, A मतलब ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय A प्लस B, डिवाइडेड बाय A प्लस क्या है
बी नहीं है, ए प्लस ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव मेरे ख्याल में आता है, ए प्लस सी आता है। सही है। हाँ बिल्कुल ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे साथ जो ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट आया है वो क्या है? द टेस्ट रिजल्ट वाज पॉजिटिव फॉर 100 प्रूवन केसेस। ठीक है, आपके पास पॉजिटिव कितने होंगे? आपके पास ट्रू पॉजिटिव 100 होंगे, तो 100 को आपने ए की जगह लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी आपने ए की जगह 100 लिख देना है। ठीक है, और जो 50 ऑफ नॉर्मल वुमेन है तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास फॉल्स नेगेटिव है। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव है 50, तो ये आपके पास क्या हो गया? फॉल्स नेगेटिव हो गया। 100 डिवाइडेड बाय 150 करें तो इससे आपके पास क्या आएगा? इससे आपके पास क्या आएगा? सब्र करें, मैं इसको करता हूँ। इससे आपके पास 100 को जब आप 150 पर डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास आता है 0.666, इस तरह से वैल्यू आती है। इसको आप जब 100 पर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इससे आता है 66 पॉइंट समथिंग, तो टोटल मतलब 67 आता है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, 67%। 67% आपके पास क्या है? सेंसिटिविटी स्क्रीनिंग टेस्ट की जो रिजल्ट आया है वो 67% है। मतलब 67% टेस्ट जो है ये आपको क्या आएगा? पॉजिटिव में मिलेगा कि 67% जो है वो डिजीज़ इनमें मौजूद है। सही है, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। अगर कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान है, जस्ट आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और कुछ फार्मूले जो है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। सेंसिटिविटी का जो फार्मूला है वो अभी दोबारा से मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख देता हूँ। सेंसिटिविटी, ठीक है, ये क्या है? ए मतलब ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, जो कि आपके पास सी है। स्पेसिफिसिटी का जो फार्मूला है वो क्या है? वो आपके पास क्या है? ट्रू नेगेटिव है। ट्रू नेगेटिव आपके पास क्या है? डी है। डी ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस क्या है? फॉल्स पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव आपके पास बी है। तो ये फार्मूला अगर आप अपने साथ याद रखेंगे, ठीक है, तो इससे ऑलरेडी आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आने वाले हैं। ठीक है, फिर आप इससे आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप अपने साथ एक छोटा कैलकुलेटर जो है वो ले जा सकते हैं, आपको एग्जाम में अलाउ होता है। सही है। 66 में कहते हैं स्पेसिफिसिटी कैन बी डिफाइन ए। स्पेसिफिसिटी जो है ये हमें ये डिफाइन करती है कि मतलब यह है द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट दोज हु डोंट हैव द डिजीज़। ठीक है, जिसमें बीमारी नहीं होती, उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिसिटी कहते हैं। स्पेसिफिसिटी नेगेटिव रिजल्ट के लिए यूज़ करते हैं और सेंसिटिविटी पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं। तो MCQ 66 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, और 65 में ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। 67 में कहते हैं अ पाई डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पाई डायग्राम जो है हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो पाई डायग्राम ये आपके पास सर्कुलर फॉर्म में होता है। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट है। 68 में कहते हैं विच टाइप ऑफ चार्ट इज सुटेबल फॉर शोइंग इंफॉर्मेशन दैट चेंज ओवर टाइम। कहते हैं कि किस तरह का चार्ट जो है हमारे साथ ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए सुटेबल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो 68 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी है, जो कि लाइन ग्राफ है। ठीक है। 69 में कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड डेटा प्रेजेंटेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम डेटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं रो और कॉलम्स में, तो इसको हम डेटा प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये किस चीज़ के हवाले से? बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबुलेशन या हिस्टोग्राम? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन सी है, टेबुलेशन। टेबुलेशन में हम रो कॉलम्स में डेटा को अरेंज करते हैं। 70 में कहते हैं स्टेम एंड लीव मेथड इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग व्हाट? कैटेगोरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, कंटिन्यूअस डेटा या नॉन ऑफ द अबव?
तो 70 में आपके पास न्यूमेरिकल डेटा आता है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई है। और जो यूनिट वाइज MCQs मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं, पोस्ट RN स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सारे MCQs वहाँ पर मैंने बजाते खुद जो है वहाँ पर लिखे हैं, मेंशन किए हुए हैं। इसी वजह से बार बार मैं आपको कहता हूँ कि यूनिट वाइज MCQs अगर आप लोगों ने समझ कर याद कर लिए तो फिर आप लोगों को स्लाइड्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs है जो मैंने यूनिट वाइज बनाए हुए हैं, केम्यू के सिलेबस के मुताबिक है। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अपने लिए परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका एपिडेमियोलॉजी 2023 का पेपर जो कि BSN 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने अभी अभी दिया हुआ है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एग्ज़ाम में आने का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को MCQs की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के MCQs में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।